नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड माइक दुनिया में। मैं हूं सौरभ शुक्ला और मेरे साथ दूसरे सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं और हम लोग हर हफ्ते दर हफ्ते विदेश से जुड़े हुए तमाम मसलों पर चर्चा और आपको इंसाइट देते रहते हैं। इस बार हम फिर से एक बार गजा और इजराइल युद्ध की बात करेंगे। पिछली बार हमने बताया कि बांग्लादेश में किस तरीके से चुनाव नहीं मजाक हो रहा है और उसी मजाक में शेख हसीना जीत गई हैं। तो हम लोगों ने जो आपको बताया वो सही साबित हुआ। ऑपोजिशन चुनाव का बायकॉट कर चुका था और शेख हसीना को आराम से विक्ट्री मिल गई है। लेकिन यहां तो चुनाव खत्म हो गए, गजा और इजराइल में भी युद्ध अब तक चल रहा है। इजराइल जिस मंशा के साथ गजा के अंदर घुसा था, उस मंशा के तमाम गोल्स थे वो अब तक अचीव नहीं हो रहे हैं। तो जो लग रहा था कि अब तो इजराइल घुस गया है गजा में, एक हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, 8 दिन 10 दिन 95 दिन हो गए हैं और अभी तक लग नहीं रहा है कि युद्ध खत्म होने वाला है और हमास हार मानने वाला है। हमारे साथ शाही साहब है। शाही साहब, ताज़ा अपडेट क्या है? ताज़ा अपडेट ये है कि जब हमने पिछली बार बात की तो उनकी जो गोलानी ब्रिगेड थी उन्होंने विड्रॉ किया था नॉर्दर्न गजा से। उसके बाद 5 और ब्रिगेड्स जो हैं वो नॉर्दर्न गजा से विड्रॉ कर चुकी हैं। इन 5 में से 3 ऐसी ब्रिगेड्स हैं जो ट्रेनिंग ब्रिगेड्स थी, यानी जिसमें वो लोग हैं जो ट्रेनिंग सोल्जर्स हैं, और 2 ऐसी थी जो जिसमें रिजर्विस्ट आए हुए थे। तो ये टोटल 6 ब्रिगेड्स जो हैं उन्होंने नॉर्दर्न गाजा से वो वापस जा चुके हैं। तो आपको याद होगा जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो ग्राउंड इन्वेजन के गोल्स क्या थे। ग्राउंड इन्वेजन का पहला गोल था कि इनके हमास को बिल्कुल ख़त्मा करना, इनके टॉप लीडरशिप को मारना। गज़ा को प्रोटेक्ट करने से उनका मुराद ये था कि गज़ा से फिर वो कोई मिसाइल जो है वो इजराइल में ना दागी जाए और ये जो टनल नेटवर्क था उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इनमें से कोई भी जो गोल्स हैं, जो इनके जो ऑपरेशनल गोल्स थे, ये इनमें से कोई भी गोल अचीव नहीं हुआ। और जिस तरह में जो हमने बार बार अपने वीडियोस में ये बात कही थी कि जब बॉडी बैग्स बढ़ने लगेंगे, जब इजरायली सोल्जर्स बड़ी संख्या में मारे जाने लगेंगे तो उनको वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी ये है कि इन्होंने उसको अनलिवेबल तो बना दिया, गजा को, सिविलियंस को मारे हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन जो मिलिट्री गोल्स हैं वो अचीव नहीं हुए और उस कारण से जो लो इंटेंसिटी बैटल है वो उसमें अब तब्दील हो गई है। और ये लो इंटेंसिटी बैटल काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल जो टेक्टिकल और ऑपरेशनल गोल्स थे इजरायली आर्मी के नॉर्दर्न गाजा में, उसको बिना अचीव किए उनको वहाँ से विड्रॉ होना पड़ रहा है। तो अगर एक लाइन में बताएं, क्या इजराइल धीरे धीरे अब विड्रॉ कर रहा है अपनी फोर्सेस गजा से, क्या हम ये कह सकते हैं? सिर्फ आप देखें टोटल 8 ब्रिगेड्स थी वहाँ पे, जिसमें से 6 विड्रॉ हो गई हैं। बाकी ब्रिगेड्स की कुछ बटालियंस वहाँ पे अभी मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि जिन रास्ते से ये विड्रॉ कर रहे हैं उस रास्ते पे वो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी में क्या होता है, आर्म फोर्सेज में, कि जब वो डिप्लॉय होती है और जब विड्रॉ करती है वो उनका सबसे वनरेबल मोमेंट होता है और उसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी के चांसेस होते हैं। तो वो बेसिकली इनके विड्रॉल को, इनके रिट्रीट को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है। तो एक जिसको कहते हैं कि टैक्टिकल ओवरहॉल करने की अब कोशिश हो रही है। अगर आप ऑपरेशनल गोल, आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप टैक्टिकल ओवरहॉल करते हैं। तो उस ओवरहॉल करने की कोशिश वहाँ पे जो इजराइल कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो नॉर्दर्न गाजा में उनके टारगेट जो थे वो अचीव नहीं हुए। नॉर्दर्न गजा में जो टारगेट थे वो अचीव नहीं हुए हैं। जो अभी तक कैजुअलिटीज और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है गजा में, वो इजरायली एयरफोर्स की बॉम्बिंग से हुआ है और बेतरतीब बॉम्बिंग हुई है। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो मतलब उसमें तो मतलब आप क्या ही कहेंगे, मतलब सबके दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है इजराइल। कुछ सुनवाई होगी जिन लोगों की हत्या हुई है, उनके परिवार वालों की, या जो ह्यूमन राइट वायलेशन यानी मानव अधिकार को कुचला जा रहा है सरेआम पूरे दुनिया के सामने, उसी कुछ सुनवाई होगी? इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें कुछ किया जा सकता है या उसमें क्या कुछ हो रहा है? साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हेग में, उसमें उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट पिटीशन मूव की है जेनोसाइड को लेके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो मैं इसमें पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये रिलेशनशिप जो है ये उस ज़माने की है जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम थी
उस ज़माने में वहाँ जो अपार्थाइड रेजिम के खिलाफ जो संघर्ष था, को समझाइए हमारे दर्शकों को। वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि नस्लवादी एक रेजिम थी, जिसमें कि जो गोरे थे वो समझते थे, वो शासक थे और वो ब्लैक्स को और जो इंडियंस थे और तमाम और जो जिनको ब्राउन्स कहते हैं उनको अपने से नीचे मानते थे और उनको इक्वल राइट नहीं था। तो पूरा दुनिया उसकी मजम्मत करती थी, एक्सेप्ट फॉर इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, ये बहुत अंत तक उनके साथ रहे। लेकिन नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल था और उस स्ट्रगल में उनको जीत हासिल हुई। जब ये स्ट्रगल चल रहा था साउथ अफ्रीका में, तो उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो था वो अरब कंट्रीज़ का था, और स्पेशली PLO जो उस ज़माने में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होती थी पैलेस्टाइन में, वो उनका बहुत सपोर्ट करता था हर तरीके से, यानी डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करना और तरीक़ों से सपोर्ट करना। तो एक तरीके से ये जो रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका और पैलेस्टाइन के दरमियान है, PLO के दरमियान है, वो आज उभर के वापस से आया है, और जिसको कहते हैं कि पे बैक टाइम। हमने आपकी मदद की थी, आज साउथ अफ्रीका ने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली है, और वो जिम्मेदारी के तहत उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के अगेंस्ट अप्लाई किया है कि जेनोसाइड ये कमिट करने की इनकी मंशा है और जेनोसाइड ये कमिट कर रहे हैं। ये पिटीशन उन्होंने फाइल की। उसमें होगा क्या? इजराइल तो मेंबर है ही नहीं, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें मेंबर नहीं है, शायद ह्यूमन राइट का भी जो अंतर्राष्ट्रीय बैनर है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी मेंबर नहीं, वो मानता ही नहीं है। देखिए, जो डिसीजन होती है ICJ की, वो बाइंडिंग हो जाती है उनके मेंबर कंट्रीज में। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, इजराइल इज नॉट द मेंबर कंट्री, आई गेस। नहीं, इसमें आपको मेंबर कंट्री होने की जरूरत भी नहीं है, आप पे बाइंडिंग हो जाएगा रेजोल्यूशन। आपके साथ जो तमाम दूसरे देशों के संबंध हैं वो उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए आप मेंबर हो या ना हो, आपके ऊपर वो लागू होगा। यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका का मैंने पूरा पिटीशन पढ़ा है, 84 पेजेस का पिटीशन है, ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं चाहूँगा कि दर्शक खुद भी जाके उसको पढ़ें। वो बहुत इंटरेस्टिंग पिटीशन है। उसमें साउथ अफ्रीका ने जो चार्जेस लगाए हैं, 2 लगाए हैं। पहला ये कि जेनोसाइड कर रही है इजराइल, और दूसरा जेनोसाइड करने की मंशा है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने जो इजराइल के लीडर्स हैं, यानी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के आर्मी के हेड और तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनके अपने जो वक्तव्य हैं, उनके जो बयान हैं, उन बयान को वहाँ पे उसने पिटीशन में दाखिल किया कि देखिए, इन बयानों से ये लगता है कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं और जेनोसाइड की इनकी मंशा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या इंडिपेंडेंट है, स्वायत्त है, या इसमें भी प्रभाव रहता है अमेरिका और उसके दोस्त राष्ट्र हैं उनका? जाहिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है यूनाइटेड नेशन में जिसमें अमेरिका और उनके एलाइज का प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन केस ऑफ यूक्रेन जब पुतिन के अगेंस्ट मूव करना था तो यानी हफ्तों में उस पर फैसला ले लिया गया, उनके खिलाफ वारंट जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ उसके कई गुना ज़्यादा मौतें यहाँ पर हो चुकी हैं, और जाहिर है, इनफैक्ट वहाँ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ न्यूज़ आई जिसमें अमेरिका बेसिकली हेग, चूंकि वो हेग में है, तो वहाँ पे उनके साथ निगोशिएट कर रहा था कि किसी तरह से जो जेनेवा कन्वेंशन जो यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए थी और अप्लाई नहीं हो रही है, वो अमेरिका ये कोशिश कर रहा था उनको कन्विंस करने की कि किसी तरह इजराइल को इस कन्वेंशन से बाहर निकाल दिया जाए। यानी वो इजराइल के बिहाफ पे अमेरिका निगोशिएट कर रहा था कि उनके ऊपर कोई चार्ज ना लगे, लेकिन खैर वो अभी फिलहाल हुआ नहीं। बात यह है कि इसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, इसमें तमाम और कंट्री इस पिटीशन पे उस पर उन्होंने साइन किया, और वो वहाँ पे जाके लगे। जो इम्पोर्टेंट कंट्री, कई अरब कंट्रीज़ हैं, पर जो इम्पोर्टेंट कंट्री जिसने कल रात को इस पे साइन किया वो बोलीविया, क्योंकि लैटिन अमेरिका से रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी था, और बोलीविया ने सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया है। और ये उम्मीद है कि आइंदा हफ्तों में और भी कंट्रीज़ लैटिन अमेरिका से भी, एशिया से भी, अफ्रीका से भी इस पिटीशन में शामिल। मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो साउथ अफ्रीका मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, उसने याचिका मूव करी इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और भी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इसमें बोलीविया का नाम बताया, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसने साथ दिया है पिटीशन पे। तो अरब के देश तो हैं ही हैं, लेकिन अब इसको अगर मुस्लिम ब्रदरहुड से देखा जाए, वो चश्मे से अगर आप देखते हैं तो अपना चश्मा उतार के रख दीजिए। हिजबुल्लाह कि क्या हाल है, हिजबुल्ला क्या कर रहा है अभी इस वक्त? नॉर्दर्न बॉर्डर पे अभी चूंकि इसराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक क्वेंड्री जो है अब नॉर्दर्न बॉर्डर पे हो गया है।
अभी आपको पता होगा पिछले हफ्ते इसराइल ने वहाँ पे एक हमास के जो सिविलियन वो कमांडर नहीं थे, सिविलियन लीडरशिप का एक जो उनका डिप्टी हेड थे, उनकी असैसिनेशन उसने इसराइल ने कर दी थी। और वो दहिया नेबरहुड है लेबनान का, बेरूत का, जो कि बेसिकली हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ पे उनका असैसिनेशन जो है वो किया गया एयरफोर्स के थ्रू। तो उसके बाद हसन नसरल्ला जो हिजबुल्लाह के हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि इससे मतलब नहीं है कि हिजबुल्लाह के वो कमांडर नहीं थे, मतलब ये है कि हमारी पनाह में थे और वहाँ पे उनको मारा गया है, तो हम इसका बदला लेंगे। और उसके बदले में इसराइल का एक आप कह सकते हैं सबसे स्ट्रेटजिक जो कमांड सेंटर यानी एयर ट्रैफिक कमांड सेंटर, इंटेलिजेंस सेंटर है, वो हेरॉन बेस है, जो ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन का जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसके ऊपर बेस्ड है। और वहाँ से इसराइल नॉर्दर्न एरियाज़ यानी लेबनान, सीरिया, साइप्रस, मेडिटेरेनियन सी, ये जो पूरा इलाका है उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग, उस पर अटैक्स और ये तमाम चीज़ इसराइल उस बेस से करता था। उसको हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है और वहाँ के जो रडार्स थे उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है, क्योंकि इजरायली चैनल्स मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इसराइल के पास इस तरह के सिर्फ 2 बेसेस हैं, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है। और जो नॉर्दर्न बेस है वो उसको एक तरीके से डेफ एंड ब्लाइंड कर दिया गया है। तो जाहिर है कि उनकी डिपेंडेंसी अब सदर्न बेस पे ज़्यादा हो जाएगी। और कह सकते हैं कि जितना फ्रीली वो अटैक कर पा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ को इसराइल, वो अब नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये बेस वापस से रिस्टोर ना किया जा सके। हिजबुल्लाह नहीं, ये उधर हूतीज़ ने उनके जो फाइटर्स थे उसको अमेरिका ने मारा है, लेकिन फिर भी हूतीज़ ने एक तरीके से अपना ब्लॉकेड इतना टाइट कर दिया है कि अब दुनिया के अलग देश, कई देश ऐसे, जैसे कल न्यूज़ आई कि चाइना की जो बहुत बड़ी कंपनी है, शिपिंग कंपनी है कॉस्को, उन्होंने मना कर दिया इसराइल में अपना सामान भेजने से। उन्होंने हूतीज़ के साथ डील किया कि हम इसराइल में अपना सामान नहीं भेजेंगे, लेकिन इस रास्ते से बाकी मुल्क में जो हमारा सामान जा रहा है उसको जाने दीजिए। जी, तो ये जो एक कह सकते हैं कि सीज था, वो सीज मजबूत होता जा रहा है। और ये इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि अगर आप इंडिया ने भी कुछ तल्ख तेवर अपनाए हो, जो फोर्स बना रहे थे रेड सी में अमेरिका और इजराइल कि वो लड़ेंगे, हूतीज़ को मारेंगे, अपनी सेना भेजे। इंडिया ने भी कह दिया है कि हम उसमें साथ नहीं देंगे अमेरिका और इजराइल, क्योंकि ये इसमें ऐसा है कि इनके क्लोज एलाइज भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे यूके जो है वो 1-2 बार उसने धमकी दी है, लेकिन उसको भी पता है कि अभी तो सिर्फ इसराइल जाने वाले शिप्स टारगेट हो रहे हैं। अगर हम शामिल हुए तो पता चला कि जो और भी दूसरे मुल्क में हम अपनी शिप भेज रहे हैं वो भी टारगेट होने लगेंगे। तो एक तरीके से ये जो इकोनॉमिक शिकंजा जो कसा है हूतीज़ ने, अंसार अल्लाह ने रेड सी पे, वो बहुत ही वो अमेजिंग, मतलब उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिखने में मिलता पिछले कई सालों में कि किसी नॉन स्टेट एक्टर ने इस तरीके से अपना जो है इन्फ्लुएंस देखा हो। यमन का एक मिलिशिया ग्रुप लाल सागर को कंट्रोल करता है और वहां से जो शिप इजराइल जा रहे हैं, व्यापारिक शिप, सामान लेकर के, उनको जाने से रोक दिया है, उनको किडनैप भी किया और बाकी देशों को भी चेतावनी दी कि इजराइल सामान भेजोगे तो हम उसे आगे जाने नहीं देंगे। और यही वजह है, अगर आगे नहीं जाने दिया तो पूरा अफ्रीका घूम करके आप जाएंगे, जो कॉस्ट है वो मतलब 500 गुना बढ़ जाएगी। तो फिलहाल हमने कोशिश की कि गजा और इजराइल के तमाम मुद्दों पर आपको फैक्चुअल जानकारी दें। ज्ञान नहीं दिया हम लोगों ने, समझें, सोचें और फिर निर्णय लें कि आप साइड्स ना लें, लेकिन जो चश्मा बना दिया गया कि बहुत प्रो इजराइल, उसे बाहर आए, फैक्ट्स पे देखिए। और फिलिस्तीन को लेकर के भारत का भी रवैया, काफ़ी शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसका जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रो पैलेस्टीन जो 2 नेशन थ्योरी की बात है वो करता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और फिर अगले हफ्ते सौरभ शाही साहब आएंगे तो उनसे किसी नए मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।